नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और टीएमसी पर महिला आरक्षण को लेकर हमला बोला है। संसद और आरक्षण मुद्दे पर राजनीति और साथ ही बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से जो है वो गर्मा गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण और आरक्षण को लेकर विपक्षी दल ममता बनर्जी की पार्टी जो है टीएमसी पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पहचान महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई है और देश भर में महिलाओं का समर्थन पार्टी को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में बेटियों की भूमिका की ओर विस्तार देने की जरूरत है और राजनीति में भी अधिक महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संसद में महिला आरक्षण को लेकर जो प्रयास किए गए उसमें टीएमसी का रवैया बाधा उत्पन्न करने वाला रहा। पीएम मोदी ने कहा कि 33% महिला आरक्षण को लागू करना और उसकी समय सीमा तय करने की दिशा में प्रयास किए गए, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों की सोच इसके विपरीत रही। उन्होंने इस बंगाल की महिलाओं के साथ अन्याय बताया है और कहा है कि इससे महिलाओं की राजनीतिक प्रतिबद्धता जो है इस पर असर पड़ेगा। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बीजेपी की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में कदम उठा रही है ताकि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। बीजेपी की पहचान ही महिला सशक्तिकरण से है, महिला सुरक्षा से है। इसलिए देश के हर राज्य में बहनें, बेटियां बीजेपी को सबसे अधिक आशीर्वाद देती हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत बनाने में बेटियों की भूमिका का विस्तार हो, राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां आए। लेकिन साथियों, आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए विपक्षी दल इंडिया जो है कांग्रेस को निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रिपल तलाक पर लगाए गए प्रतिबंध का विपक्ष ने विरोध किया, जबकि ये निर्णय जो है महिलाओं के हित में था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को लंबे समय तक देश में शासन करने का अवसर मिला, लेकिन उस दौरान न तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए गए और न ही गरीब युवा और किसानों के लिए प्रभावित योजनाएं लागू की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने कोई भी जन कल्याणकारी नीतियों का विरोध किया है जिसमें विकास की गति प्रभावित हुई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्तमान सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ना है और देश को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ट्रिपल तलाक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। भारत का कानून शादी ब्याह के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होगा। तब ट्रिपल तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून का भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जितने भी अन्य सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इन सब ने तब भी विरोध किया था।
यह इनका दोहरे आचरण को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं कि इन लोगों को देश के अंदर सत्ता में रहने का अधिकार न प्राप्त हुआ हो। आज जो लोग महिलाओं के हक की बात की दुहाई देते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन। तो वहीं लखनऊ में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को 21वीं सदी के काले दिन के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि उस दिन महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण से जुड़ी उम्मीदों को झटका लगा। मंत्री ने कहा कि ये अधिनियम राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है, जिससे करोड़ों महिलाओं की राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिलता। उन्होंने दावा किया कि देश की महिलाएं इस कानून को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी। अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन की महिला विरोधी सोच है और इस कारण इस विधेयक के संशोधन के खिलाफ मतदान किया गया है, जिससे ये प्रक्रिया प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल विधेयक पर असर पड़ा, बल्कि महिलाओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है और भविष्य में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21वीं सदी का 17 अप्रैल एक काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के नेतृत्व में विकास लगातार 2014 के बाद आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और अब बारी थी राजनीतिक रूप से उन्हें सशक्त करने की। तो आज के इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो बजट सत्र के स्पेशल सत्र के रूप में 16, 17 और 18 को आहूत की गई थी, महिलाओं का उसका अधिकार 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुरूप संशोधन करके 2029 में महिलाओं का उसका अधिकार मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21वीं सदी। वहीं तमिलनाडु से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तमिलनाडु चुनाव 2026 की तैयारियां जो है वो तेज है। चेन्नई के लिए डीएमके ने घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने पेश किया चेन्नई का एजेंडा और चेन्नई में चुनावी गतिविधियां जो है वो अब तेज हो गई हैं। तमिलनाडु चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच चेन्नई में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने चेन्नई जिले के लिए चुनाव घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है और इस अवसर पर पार्टी के चेन्नई जिले के उम्मीदवार भी मौजूद रहे और कार्यक्रम में संगठनात्मक रणनीति को लेकर चर्चा की गई। घोषणा पत्र में चेन्नई के विकास, बुनियादी और ढांचों के सुधार, रोजगार सृजन और शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। पार्टी ने दावा किया है कि आने वाले समय में चेन्नई को एक आधुनिक और स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में डीएमके नेताओं ने कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए योजनाएं तैयार की गई हैं, जिससे शहर क्षेत्र के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। चेन्नई जिला स्तर के उम्मीदवारों ने भी अपने अपने क्षेत्रों की जरूरतों को सामने रखा है और इसके साथ ही डीएमके की ओर से कहा गया है कि ये घोषणा पत्र जनता की भागीदारी और स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। चुनावी माहौल के बीच इस घोषणाओं को पार्टी की रणनीति का बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं यूपी के अलीगढ़ से खबर है, जहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 15 अप्रैल से शुरू हुई सम सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र जो है आवंटित को लेकर गंभीर लापरवाही निकलकर सामने आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। मामले में सबसे बड़ी आपत्ति उस कॉलेज को लेकर है जिसमें पहले खामियां पाई गई थी और फिर उन्हें दोबारा परीक्षा केंद्र बना दिया गया है। इसके साथ ही इगला क्षेत्र के
बोहरे हरि सिंह कॉलेज को इसी तरह फिर से केंद्र बना दिया गया है, जबकि पिछली बार वहां पर कमियां दर्ज की गई थी। और इसके अलावा कुछ कॉलेजों के परीक्षा केंद्रों में भी बदलाव कर दिए गए हैं, जिससे छात्रों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जहां पर केंद्र करीब 8 किलोमीटर दूर था, वहीं अब उसे लगभग 20 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। चौधरी विजेंद्र सिंह महाविद्यालय को लेकर भी विवाद सामने आया है, जहां पर इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज एक ही भवन में संचालित होने के बावजूद भी उसे परीक्षा केंद्र बना दिया गया है और इस पर प्रशासनिक शिकायत भी दर्ज की गई है। परीक्षा व्यवस्था और केंद्र आवंटन में हुई इन अनियमितताओं ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि शिकायतों की जांच की जा रही है। महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में परीक्षाएं 16 अप्रैल से चल रही हैं। परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया जा चुका है। कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं जिनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से नहीं होता। उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जो पूर्व में हमारे यहाँ किया गया था। उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। अगर फिर भी किसी को कोई आपत्ति है या कोई लग रहा है तो हमारे यहाँ पर CCTV कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और फिर भी कोई अगर हमें कोई सबूत देता है विश्वविद्यालय को तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। एक और आरोप ये आया है कि कहीं किसी कॉलेज में और वहाँ का इंटर कॉलेज एक ही कैंपस में संचालित है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई हमें सबूत ला के देता है, साक्ष्य उसके प्रस्तुत करता है, तो निस्संदेह विश्वविद्यालय उस पर कार्रवाई करेगा। और हमारे साथ इस खबर पर आकाश सोनी जी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आकाश जी। जी अनीता, मैं बताना चाहूँगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा संत सेमेस्टर की परीक्षाओं को 15 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है। पिछले सत्र में भी विश्वविद्यालय के द्वारा काफी खामियां पेपर कराने को लेकर निकल कर आ रही थी, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। आपको बता दूं, जब पिछले सत्र की परीक्षा हो रही थी तो काफी ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल महाविद्यालय स्टूडेंट्सों से नकल कराने के नाम पर 1700 रुपए से लेकर 2500 रुपए की मांग करते थे और उसके एवज में नकल कराते थे, जिसकी वीडियो हमने विश्वविद्यालय प्रशासन यानी वाइस चांसलर और परीक्षा नियंत्रक को भी सौंपी थी, जिस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी। और उन्हीं कॉलेजों को सम सेमेस्टर की परीक्षाओं में बड़ा चढ़ाकर विश्वविद्यालय के द्वारा सेंटर दिए गए। आपको बता दूं कि दूरी का हवाला देते हुए कुछ सेंटरों को इन्होंने बदला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, थाना इगलास क्षेत्र के अंतर्गत देव महाविद्यालय और CGF महाविद्यालय को इन्होंने पहले श्री चौधरी विजेंद्र सिंह लवानिया कॉलेज को केंद्र बनाया था, जिसकी दूरी मात्र 8 किलोमीटर थी। लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा उस केंद्र को बदल करके चौधरी विजेंद्र सिंह इगलास विद्यालय में डाल दिया, जिसकी दूरी 30 किलोमीटर की है लगभग। लगातार विश्वविद्यालय अपनी खामियों को नजरअंदाज करता हुआ नजर आता है। एक तरफ तो कहते हैं कि परीक्षा केंद्र नजदीक बनाए जाएंगे, जिससे कि विद्यार्थी सही समय पर और कम दूरी पर पहुंचकर अपनी परीक्षाएं दे सके, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसा क्या प्रेशर आता है जो केंद्र बदलकर 20 किलोमीटर दूरी पर कर दिया जाता है। ऐसे ही एक और मामला विश्वविद्यालय की खामियों पर निकल के आया है कि एक ही कैंपस में इंटर कॉलेज और महाविद्यालय नहीं संचालित होने चाहिए, लेकिन एक कुछ सेंटर ऐसे हैं जिसमें इंटर कॉलेज और महाविद्यालय एक ही कैंपस में संचालित हो रहे हैं, जिसकी शिकायत एक हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने भी परीक्षा नियंत्रक को लिखित में दी है। और हमने भी सर्च किया है कि थाना इगलास क्षेत्र के अंतर्गत चौधरी विजेंद्र सिंह जो महाविद्यालय उसमें इंटर कॉलेज और महाविद्यालय एक ही कैंपस में संचालित हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी विश्वविद्यालय अपनी खामियों को नजरअंदाज करता है। जब इस बारे में हमने विश्वविद्यालय के प्रवक्ता से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हमें साक्ष्य दीजिए। अरे जब हमने पहले भी आपको बता दें, जब साक्ष्य दिए थे तो विश्वविद्यालय के द्वारा उन लोगों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलीगढ़ मंडल को जो विश्वविद्यालय की सौगात दी है, विश्वविद्यालय उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के शिक्षा के मंसूबों पर पानी फेरता हुआ नजर आता है। जी अनीता, बिल्कुल। ऐसे में जो सेंटर दूर हो गए हैं आकाश जी, तो यहाँ पर छात्रों को काफी दिक्कतें होंगी, तो उनका क्या कुछ कहना है? क्या किसी छात्र से इस मामले में आपकी बातचीत हुई है? देखिए, जब सेंटर सभी को अलॉट कर दिए गए और फिर कम दूरी को सेंटर हटाकर ज्यादा दूरी पर दिए गए तो कहीं ना कहीं छात्रों को तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मिली भगत सामने आती है। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि विश्वविद्यालय में
लेन देन करके मनचाहे सेंटर बदल दिए जाते हैं, मनचाहे सेंटर दे दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा को इन्होंने व्यापार के रूप में बना लिया है। जी अनीता। बिल्कुल। अगर कार्रवाई की मैं बात करूं तो क्या इस पूरे मामले में, जैसा कि आपने बताया कि वीडियो भी वायरल हुए थे और कई जगह पे मामले भी आए थे, तो क्या इसमें अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या फिर अधिकारियों की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया है? जी अनीता, मैं आपको साफ तौर पर बताऊं कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने इगलास क्षेत्र और कासगंज क्षेत्र के बहुत से महाविद्यालयों में निरीक्षण किया था और उन निरीक्षण के दौरान खामियां निकली थी और इस बार भी उन्हीं विद्यालयों पर निरीक्षण किया तो भी खामियां निकली। जो परीक्षाएं कैमरे की नजर और वॉइस कैमरे की नजर में होनी चाहिए, वहाँ वॉइस बंद मिले कैमरों के, उस पर भी अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने की जगह घटाया जा रहा है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की इसमें जो छवि है वो धूमिल भी हो रही है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर विश्वविद्यालय के दाव पर छात्रों ने कई सवाल उठाए हैं। खामियों वाले कॉलेज फिर से परीक्षा केंद्र बनाए हैं। तो वहीं प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने एक बार फिर से अपनी संवेदनशील और साथ ही संवाद आधारित कार्यशैली का परिचय देते हुए फुटकी गांव में विकासशिला पट्टी का लेकर विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा दिया है। और यह मामला हाल ही में गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पट्टिका की क्षति पहुंचाने के बाद से सामने आया है, जिससे तनाव की स्थिति और बन गई है। और वहीं मंत्री से मुलाकात के बाद से गांव के गणमान्य लोगों ने स्पष्ट किया है कि यह घटना पूरे गाँव की नहीं बल्कि कुछ लोगों की गलत हरकत थी। ग्रामीणों ने सामूहिक पंचायत के माध्यम से मामले को समाप्त करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने का निर्णय लिया है। और इस पहल का स्वागत करते हुए मंत्री ने कहा है कि उनका उद्देश्य केवल क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और हमेशा आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा। मंत्री ने ग्रामीणों की पहल की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया है। और इस बैठक के बाद से दोनों पक्षों के बीच का तनाव समाप्त हो गया है और गाँव में फिर से शांति और भाईचारे का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने मंत्री की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए इसे आपसी सौहार्द की जीत बताया। के काम से सब भाई आए हुए यहाँ पे, तो कुछ थोड़ी बहुत बच्चों से गलती हो गई थी। नेम प्लेट लगी थी, तो दारू पी के उन्होंने नेम प्लेट तोड़ी है और उनको बहुत एहसास हुआ है। उसकी वजह से हम आए हैं। तो मैडम जी से हमने निवेदन किया है कि हमारे बच्चों ने गलती की, बच्चों को हमने पूरा भी दंडित किया है, उनको सब पूरा गाँव ने प्रयास किया है। गाँव वाले इस पत्र को दोबारा लगवाएंगे गाँव के खर्चे से। वहीं भरतपुर के क्षेत्र में जलभराव और जल निकासी की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान की दिशा में पहल जो है वो अब तेज हो गई है। विधायक डॉक्टर ऋतु ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और समस्या के समाधान को लेकर चर्चा की। पूर्व में भी विधायक और उपखंड अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का सर्वे कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट डीआरएम कोटा और डीआरएम आगरा मंडल को भी भेजी गई थी। और इसी के आधार पर रेलवे अधिकारियों का एक दल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा और मौके पर स्थिति का जायजा लिया। बैठक के दौरान जल निकासी के लिए नाला निर्माण पर सहमति बनी है। अधिकारियों ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए योजना और साथ ही सकारात्मक रुख दिखाया है। विधायक ने कहा है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद से क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। प्रशासन और रेलवे विभाग के समन्वय से इस योजना को जल्द ही अमल में लाने की बात कही गई है। इससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं हनुमानगढ़ जिले में फर्जी बायोमेट्रिक के जरिए आधार कार्ड बनवाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत आमिर खान, जसवंत और बलराम को गिरफ्तार किया है और सभी क्षेत्र के निवासी हैं। और इससे पहले 17 अप्रैल को एटीएस जयपुर और एजीटीएफ हनुमानगढ़ और भद्रा पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध आधार सेंटरों पर छापेमारी की। और इस कार्रवाई में कुलदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से लैपटॉप, प्रिंटर और साथ ही फिंगरप्रिंट मशीन भी
मशीन जैसे उपकरण बरामद किए गए हैं और जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी तरीके से आधार कार्ड तैयार कर रहे थे, जिसका उपयोग सिम कार्ड जारी करना और बैंक खाते खोलने और साइबर अपराधों में किया जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी, जिसके साथ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। वहीं अब कितने फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए हैं उसको लेकर भी लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और साथ ही पूरे नेटवर्क और अन्य सम्मिलित लोगों की तलाश जारी है। वहीं जैसलमेर जिले में कलेक्टर अनुपमा ने मोहनगढ़ स्थित हार्डवर्कर्स का निरीक्षण करके पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल आपूर्ति प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्ट्रेट ने इंदिरा गांधी नहर और विभिन्न डिगियों में उपलब्ध पेयजल की स्थिति को विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने जैसलमेर शहर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही जल आपूर्ति व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की। जिला कलेक्ट्रेट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल की सुविधा उसे तुरंत ही सुचारू किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में जल की कमी या फिर वितरण में बाधा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जल स्रोतों की नियमित मॉनिटरिंग, पाइपलाइन की समस्या पर मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। साथ ही संवेदनशील और जल संकट संभावित क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया है। निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने व्यवस्थाओं की भी जानकारी जिला कलेक्ट्रेट को दी। तो वहीं उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से अपने उकसावे वाले कार्रवाई से दुनिया की जो चिंता है वो बढ़ा दी है। नेता किम जोंग उन की सेना ने रविवार सुबह और एक ब्लास्टिंग मिसाइल वो दागी है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। ये इस साल का 7वां और अप्रैल महीने का चौथा मिसाइल है जो कि परीक्षण किया गया है, जो उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता को साफ दिखाता है। और अब ताजा घटना के बाद से जापान और दक्षिण कोरिया में तुरंत ही अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और दोनों देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री उन्होंने साफ कहा है कि उनकी सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जापान सरकार ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर से लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 6 बजे मिसाइलें दागी गई हैं, जो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर जाकर गिरी हुई है। हालांकि मिसाइल जापान की सीमा से बाहर गिरी है, लेकिन इसे लॉन्च ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। मिसाइल लॉन्च की खबर मिलते ही जापान सरकार ने तुरंत ही उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें सभी विभागों को हर पल की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि आम लोगों तक सही जानकारी समय पर पहुंचे और अफवाहें न फैले। इसके साथ ही समुद्र में मौजूदा जहाजों और आसपास से उड़ रहे विमानों की सुरक्षा को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। और इस घटना के बाद से जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। तीनों देश मिलकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिसाइलों की क्षमता क्या थी और उत्तर कोरिया का असली मकसद क्या है। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी पुष्टि की है कि मिसाइलें सुबह करीब 6:10 पर दागी गई हैं। उत्तर कोरिया की ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब अगले महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात प्रस्तावित है। ऐसे में माना जा रहा है कि किम जोंग उन इस कदम के जरिए अपनी ताकत दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहते हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।